नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रेत माफिया पर सरकार के बयान की। सरकार का बयान इसलिए क्योंकि सरकार के मंत्री ने कहा कि वो रेत माफिया नहीं बल्कि पेट माफिया है। लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पेट माफिया है। ये पेट मतलब भूखे लोगों का माफिया है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि कंसाना चंबल से वास्ता रखते हैं और कल चंबल में जो घटना हुई कि रेत माफिया ने एक मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मी को धक्का दिया, उसको इस तरह से गिरा दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ये कि ट्रैक्टर को छुड़ाकर वो ले गए। ये घटना पहली नहीं है। मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने एक तरह से आईपीएस अधिकारी की भी जान ली। एसडीएम और जो रेवेन्यू के अफसर हैं उन पर तो वो कई बार गोलीबारी कर चुके, लोग जान बचाकर भागे हैं। और ऐसी स्थिति सिर्फ चंबल जहाँ से नदियों से रेत निकलती, चाहे वो होशंगाबाद का इलाका हो, बैतूल का हो या रीवा का हो या चंबल का हो। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि रेत माफिया इतना ज़्यादा खूंखार हो गया है कि वो आईपीएस को मारता है, कलेक्टर के ऊपर हमला करता है। सिपाही और आरआई और एसआई की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस पर चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कि ऐदल सिंह कंसाना जो मंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, वो क्या कहते हैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, दोनों की बाइट। माफिया कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। ये रेत माफिया नहीं है तो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। चाहे नर्मदा में हो, चाहे चंबल में हो, चाहे बेतवा में हो, सब नदियों में खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। खुलेआम पनडुब्बियां चल रही है। आप समझ सकते हो सरकार के अधिकारी चाहे कलेक्टर लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? क्या सरकार का दबाव है? किस मंत्री जी का दबाव है? स्पष्ट करें। सरकार खुद अपने सामने रह के रेत माफिया को बढ़ा रही है। तो इस मामले में प्रतिपक्ष और सरकार भले ही आमने सामने ना हो, लेकिन सरकार के एक मंत्री कंसाना तो सामने है। अब ये मामला कहाँ रुकेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में सोमवार को विधानसभा का सत्र फिर शुरू होगा। अभी 2 दिन का अवकाश है, शनिवार और इतवार। तो ऐसा लगता है कि सोमवार पर यह मुद्दा और सरगर्म होगा। इसी पर विस्तार से हम बात करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और स्काइप पर हैं हमारे पत्रकार साथी और प्रोफेसर डॉक्टर राहुल रंजन। आपका बहुत स्वागत है। इस पूरे मामले में योगीराज जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि 2012 में मुरैना में के वान मोड़ में आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार को होली के दिन ट्रैक्टर चढ़ाकर मार डाला था। ये मध्य प्रदेश में एक बहुत ही हिला देने वाली घटना थी। इसके बाद जनवरी में हम इसी साल की बात करें तो भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर हमले की कोशिश की गई और पुलिसकर्मियों की बल प्रयोग के बाद उनको एक तरह से सुरक्षित निकाला गया। जिला प्रशासन में 2 बड़े अधिकारी होते हैं, कलेक्टर और एसपी। दोनों पर बड़े हमले हुए। एक एसपी की जान चली गई, कलेक्टर को बचाया गया। मुझे लगता है इसके बाद तो फिर डीजी पर और चीफ सेक्रेटरी पर हमले की बात बचती है और उसके बाद फिर सरकार के मुखियाओं पर। मध्य प्रदेश में खास बात है कि गृह मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो घटनाएं हैं वो उनके कामकाज पर असर डालती है, रिफ्लेक्ट होती है। आपकी राय, क्या डॉक्टर मोहन यादव और उनका डिपार्टमेंट ये जो रेत माफिया है और रेत माफिया को पेट माफिया कहने वालों पर कोई कार्रवाई करेगा? पहले आपकी राय और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये मंत्री जी का ये बयान बड़ा हास्यास्पद है कि ये रेत माफिया नहीं, ये पेट माफिया है। ये बयान ये बताता है कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। जो भी वहाँ अवैध उत्खनन के कार्यों में लगा हुआ है वो बिना आपके संरक्षण के संभव नहीं है। और एक समय था जब चंबल डकैतों के नाम से विख्यात था। अब वो डकैत चले गए, लेकिन ये नई तरह के डकैत अब चंबलों के डकैतों के नाम पर कुख्यात था। जी जी, लेकिन एक वो चले गए डकैत, लेकिन अब ये नई तरह के नई किस्म के जो डकैत हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर डकैती डाल रहे हैं। युवराज जी ये भी कहते हैं कि चंबल की जो हवा, पानी, मिट्टी है वो बहुत गर्म है। चंबल का पानी ऐसा कि वहाँ बंदूक का काम होता है, इसलिए सर्वाधिक लोग सेना में मिलेंगे चंबल के। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें या वो अर्धसैनिक बलों में मिलेंगे, क्योंकि वो गोली चलाते हैं। अगर आप वहां नहीं भेजेंगे तो यहाँ गोली चलाएंगे। तो या तो कायदे से उनका स्थान आर्मी में है, पुलिस में। जी,
तो उनको उस दिशा में डाइवर्ट करना चाहिए। ये तो दिशा ही गलत है ना। और जब आप ये कहते हैं कि ये पेट माफिया है तो उस दिशा को और बल मिलता है, फिर लोग और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है इस माफिया पर लगाम लगाने की, मंत्री, विधायक, नेता, ये सभी इनके संरक्षण में ही ये सब अवैध उत्खनन संचालित हो रहा है। और कितना भयंकर उत्खनन देखिए आप राघवेंद्र जी, कि यही हमारे पास में होशंगाबाद से ट्रक निकलते हैं, बिना नंबरों के ट्रक, ना उनके पास कोई नंबर है, ना वो उनके परमिट जो है ट्रांसपोर्टेशन के फिट है सब, और ना ड्राइवर के पास लाइसेंस है जी। और यहाँ की रेत जा रही है राजस्थान और गुजरात के सुदूर अंचलों तक। तो ये कैसे संभव है? ये किसी बिना एक गठजोड़ के, इस गठजोड़ में सब शामिल है, नेता भी शामिल है, अफसर भी शामिल हैं, और विधायक भी और स्थानीय जनप्रतिनिधि सब शामिल है। और इन सब के ऊपर ये जिम्मेदारी कि इस पर कम से कम लगाम लगाएं। और ये लगाम अब नहीं लगेगी तो कब लगेगी? और दूसरी बात है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का यदि हम इस लापरवाही से दोहन करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हम क्या, ना पानी बचना, ना रेत बचनी, ना वन बचना, वो ये सब माफिया, भू माफिया, वन माफिया, बालू माफिया, ये सब इसी को निपटाने में लगे हुए हैं। मतलब पूरी की पूरी प्रकृति को इन्होंने छलनी कर दिया। और जबकि ये जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की थी कि ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो आपके पास अपार संपदा है, भू संपदा है, उनको यदि कायदे से संरक्षित किया जाए तो आने वाले कई सालों तक ये आपको जीवन दे सकती है। आपने ठीक कहा। दरअसल ये जो लोग काम कर रहे हैं, जाहिर बात है कि ये काम माने कानून सम्मत नहीं है, ये अपराध है। और जो लोग काम कर रहे हैं वो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं। या तो वो, जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था, कि या तो वो सीमा पर गोली चलाएंगे या फिर अपने घर में गोली चलाएंगे। तो ये जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं, ये अगर रेत को नहीं लूटेंगे तो शराब बेचेंगे, शराब को नहीं करेंगे तो फिर वो लोगों को लूटना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें, अगर मैं एक बात करूं राठी जी की, जब कोरोना लगा था तब कोरोना में तो लॉकडाउन था, ना कोई रेत निकाली जा रही थी, ना कोई शराब शराब तो खैर बिक रही थी, लेकिन रेत का मामला बंद था। तो कहाँ जो पेट माफिया, वो कहाँ भूखा मर गया था? तो ये पेट माफिया नहीं बल्कि ये अपराध माफिया है। और अपराध में जो जिनकी वृत्ति अपराध की होती है, जिनका माइंडसेट अपराध का होता है, वो ये काम नहीं करते, कोई और काम करेंगे। अब इनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस का डंडा मजबूत होना जरूरी है। मैं बार बार चर्चा में कई बार कहता हूं कि इसका उदाहरण पूरे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसा आपराधिक प्रवृत्ति का राज्य या तो बिहार है या उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश पिछले 5-7 सालों से वहां लगातार आपराधिक घटनाएं घटती चली जा रही हैं। अपराधी काम में लग रहे हैं, उनको मालूम है कि अगर ये काम करेंगे तो गोली फिर हमारे सर पर भी लगेगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त होने की जरूरत है। और अपने यहाँ जो शॉर्ट एनकाउंटर हो रहे हैं अपराधियों के, उसके बजाय सीधे एनकाउंटर करने की जरूरत है। ये मैं जानता हूं कि ये एक गलत बात है, लेकिन अगर आप ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ये गुंडों का आतंक खत्म नहीं होगा। एक अंतिम बात, जब पंजाब में आतंकवाद था तो केपीएस गिल को वहां का डीजी बनाया गया था। उन्होंने अपनी फोर्स से कहा था कि आतंकियों की बंदूक से गोली निकले उसके पहले आप उन्हें गोली मार दो। और इसके चलते जब पुलिस एग्रेसिव हुई तब वहां आतंकवाद खत्म हुआ। जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस एग्रेसिव हुई तब वहां गुंडे अपने छाती पर तख्त लगा घूमते थे कि हमको आप जेल में रखिए क्योंकि बाहर हम सुरक्षित नहीं है। योगी आदित्यनाथ बोलते कि अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो अगले चौराहे पर मौत आपका इंतजार कर रही है। जब ये होगा तब ये जो पेट माफिया कहा जा रहा है, ये रेत माफिया सब बिलों में घुस जाएंगे। आपकी छोटी सी राय। देखिए, पेट माफिया कहना तो शब्द इसलिए भी गलत है कि हमारे हिंदुस्तान के कानून में राइट टू फूड और भारत की सरकार निःशुल्क अनाज और बाकी सुविधाएं भी 80 करोड़ लोगों को दे रही है, ऐसे लोगों को दे रही है जिनको आवश्यकता है। लेकिन इसलिए वो पेट माफिया तो हो नहीं सकते। अब ये जो माफिया है मध्य प्रदेश की ही नहीं, मतलब मैं एक बार यात्रा पे कहीं राजस्थान गया था तो मुझे रास्ते में भी ये मिला था, तो राजस्थान में भी होता है। तो ये जो माफिया है इसको रोकने के लिए कई तरीके की चीज़ें आई, वैज्ञानिक तरीके भी आए कि रेत की जगह कुछ और दूसरी चीज़ें, सैंड जो आती है आजकल पत्थर से बनने वाली, उसका भी उपयोग करें बोल के। लेकिन इसको जो पर्यावरण को लेकिन राठी जी, पत्थर के उपयोग में पहाड़ काटना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। सवाल है कि आप इनको नियंत्रित करने के लिए आप जितनी छूट देंगे, जितने रास्ते बताएंगे, वो उन्हीं रास्तों को खोखला कर देंगे। नहीं, बिल्कुल। इससे बायोडाइवर्सिटी और नदी और पानी और इन सबको, कल जल दिवस है और आज आपने ये विषय रखा है तो देखिए कि कितना, और आज दुनिया में पहली बार
ग्लेशियर डे भी मनाया जा रहा है, पहली बार इस साल, पहला साल है। तो इन सब से ही नदियां बनती है और नदी में रेत आती है और उसी रेत को ये माफिया निकालते हैं, बेचते हैं। इन पे अंकुश तभी लग सकता है जब सरकार, अब उसमें पुलिस, जो माइनिंग के अधिकारी हैं वो अगर ईमानदार हो जाएं, सरकार उनका समर्थन करे कि हम तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करेंगे और ईमानदारी से चीजें रोक दो, मजाल है दूसरे 24 घंटे में चीजें बंद हो जाएंगी। और सरकार इस पर राशनिंग कर दे। आज से मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारा घर बन रहा था तो सीमेंट राशन कार्ड पे सीमेंट मिलती थी घर निर्माण के लिए। तो रेत को भी राशनिंग पे ला दें, सरकार ही बेचे, तो कम से कम चोरी कम हो जाएगी, रेत माफिया कम हो जाएगा। इसमें लोगों की जो जान जा रही है, जो उसमें जो काम कर रहे हैं, जो रेत माफिया के साथ लग के ट्रैक्टर ट्राली चलाते हैं, उनका परिवार भी कहीं ना कहीं दुखी होगा। उनको कौन सा अपनी जान की मतलब बचाने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन जान जोखिम में डाल के वो भी काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को नई नीति बनाना चाहिए। इन सारी जो हमारे प्राकृतिक धरोहर हैं इनको बचाना अति आवश्यक है, नहीं तो आने वाले सालों में हम प्रकृति का इतना दोहन कर देंगे कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आज हमें तो मिल गया, अगली पीढ़ी को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो इसको कैसे बचाना है, इसकी कैसे रास्ते लाए, रोकें। और इस सबसे बड़ा रास्ता है कि सरकार जिस दिन ईमानदारी से इस पे रोकना चाहेगी, 24 घंटे से ज्यादा 25वां घंटा नहीं लगेगा, सारा रेत माफिया, पेट माफिया जो आप कह रहे हैं, जो मंत्री जी कह रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर राहुल रंजन, रेत माफिया का जो मसला है वो कहीं ना कहीं पेट माफिया से जुड़ा है, ये तो कहने की बात है। असल में इस पूरे मामले में एक पूरा तंत्र काम कर रहा है जिसे गठजोड़ है। रेत माफिया तो वो गरीब लोग हैं जो बेचारे पेट की पूजा करने के लिए जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन इसका असली मुनाफा मिलता है वो उन लोगों को जो रेत की तस्करी करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शिकार होता है गरीब आदमी और इस रेत का पैसा आता है बड़े लोगों के पास। एक सुझाव ये भी इसमें आ रहा है, हम इस पर भी अगले दौर में बातचीत करेंगे कि क्यों ना सरकार जो स्थानीय ग्राम पंचायतें हैं, जो स्थानीय घाट के लोग होते हैं, जहाँ जैसे नर्मदा जी का घाट है, वहाँ जो गांव है उसी को इसका ठेका दे दिया जाए, या 2-4 गांव को मिलाकर ठेका दे दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी जो ठेकेदार होते हैं वो या तो प्रदेश के बड़े ठेकेदार होते हैं, अरबपति खरबपति होते हैं, या मध्य प्रदेश के बाहर के लोग होते हैं जो ठेका रहते हैं करोड़ों की तादाद में। अब वो पूरा मुनाफा जाता है मध्य प्रदेश के बाहर। अगर सरकार इसका एक तरह से विकेंद्रीकरण कर दे, डिसेंट्रलाइज कर दे, तो फिर नदियों के घाटों पर जो लोग निवास करते हैं, ग्राम पंचायतें, उनको जिम्मा ये दिया जाए कि आप फिर नदियों को साफ भी रखेंगे। तो वो ठेकेदार नदी से रेत भी निकालेंगे और नदी को साफ रखने का काम भी कर सकते हैं। ये एक बीच का सुझाव है हमारी इस पूरी बातचीत में। पहले आपकी राय। राघवेंद्र जी, यहाँ 2 चीजें। पहले तो मंत्री जी की बात को मैं कर दूं जिक्र कि मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी तो निशाने पर आ गए। सोमवार को तो विधानसभा में उनकी धुलाई प्रतिपक्ष करेगा और सरकार भी पेट के लिए तो सरकार भी डिफेंसिव मोड पर है। तो सब कुछ हो रहा है जी, है ना। ये सारी तमाम चीजें जो भी दुनिया चल रही है, जो इंसान चल रहा है, वो सब पेट के लिए चल रहे हैं। हम और आप कर क्या रहे हैं? हम और आप भी तो पेट के लिए कर रहे हैं। तो यदि ये चीजें पेट के लिए होगी तो ये माफिया जितने भी खड़े हैं, तो आप तो चोर डकैत जेबकट जितने भी हैं सब पेट के लिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप सबको तो फिर लीगल कर दीजिए, अपराध में ओपन कर दीजिए। आप सब तो अपने पेट के लिए, कमाने खाने के लिए कर रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन, ये जो पेट माफिया है ये आईपीएस की जान लेता है, ये कलेक्टर पर हमले करता है, ये मामूली नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में ये घटनाक्रम आज से नहीं चल रहा है। सरकारें आती गई, बदलती गई, सब होता गया, लेकिन इन माफियाओं को संरक्षण आखिरकार मिल कहां से रहा कि ये आईएएस अधिकारी हुए। आप छोटे अधिकारियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो प्रकाश में आ गए 2-3 अधिकारी जिनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिए गए, जिन पर गोली मार दी गई। लेकिन आप छोटे कर्मचारी या थाने के कर्मचारी या तहसील के कर्मचारी या कलेक्ट्रेट के कर्मचारी जो इस मुहिम में लगे रहते हैं कि संरक्षण करना है या माफियाओं पर नियंत्रण करना है, इनकी जान चली जाती है, ये घायल हो जाते हैं। ये हमारी दृष्टिकोण से बाहर नहीं आ पाता। ये ना पर्दे के बाहर उनकी कैसे मौत होती है या वो कैसे परेशान किए जाते हैं, इस मामले में कभी जिक्र होता नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश का सरकारी वर्ग जो रेत माफियाओं के साथ में भिड़ने के लिए जाता है या रेत का संरक्षण करने की जो सोच उसके पास होती है, वो हम इन्हीं लोगों का राजनीतिक संरक्षण है, जिसकी वजह से ये फल फूल रहे हैं। ये आप भूल रहे हैं
ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पैसा जो, देखिए गरीब आदमी क्या करता है, गरीब आदमी रेत खनन करता है, रेत खनन करके ट्रक में आती है, ट्रक किसी गरीब आदमी का नहीं है, किसी बड़े आदमी का है। वो जो पूरा का पूरा जो चल रहा है माफिया, ये बड़े बड़े लोगों का है, ये रैकेट स्कैंडल ये बड़े बड़े लोगों के है, सिंडिकेट बना हुआ है। तो ये लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं और ये बड़े पैसे का एक हिस्सा भी राजनेताओं के पास ही जाता है। तभी ऐसे बयान बाहर सामने आते हैं कि हम अंकुश नहीं लगा रहे, अंकुश की ओर बात ही नहीं कर रहे, माफियाओं को रोकने की बात नहीं कर रहे, हम अधिकारियों पर दोषारोपण कर रहे हैं। आप अधिकारियों को मुक्त कीजिए, उनको संरक्षण कीजिए, तो ये जो रेत उत्खनन हो रहा है या फिर खदानों का उत्खनन हो रहा है या वनों का कटाई हो रही है, सब चीजों पे लगाम लग जाएगी। लेकिन इस छोर देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि पानी की कमी है, पानी की कमी है, लेकिन यदि आप रेत का खनन करते चले जाएंगे तो ये इतिहास में मंत्रियों ने भी पढ़ा है और राजनीतिक जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि नदियों से यदि आपने रेत निकाल दी तो वो नदियां सूख जाएंगी, क्योंकि रेत ही एक ऐसा माध्यम है जो जल को संरक्षित करता है और नदियों को जिंदा रखता है। और स्थिति ये हुई कि मध्य प्रदेश की नदियों में धीरे धीरे पानी कम होता चला गया। अब आप कल्पना भी कर सकते हैं कि क्षिप्रा जो सूख के आज खत्म हो गई, जहां हम कुंभ मनाते हैं उसके लिए पानी आपको देना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियां होती चली जाएंगी तो मध्य प्रदेश की स्थिति राजस्थान से भी बदतर हो जाएगी। कुछ नदियां हैं धीरे धीरे सूखती चली जा रही। तो रेत का उत्खनन, अवैध उत्खनन, रेत का उत्खनन नहीं होता, ये अवैध ही होता है, क्योंकि आप नदी से रेत निकाल रहे हो तो नदी को दे क्या रहे हो आप? बिल्कुल। आप तो उससे दोहन कर रहे हो ना। लेकिन सरकार उसके विषय में सोच क्या रही है? नदियों का संरक्षण हो रहा है, नदियों को आप कुछ दे पा रहे हो या नदियों को आप सुरक्षित कर पा रहे हो, उनका जल शुद्ध कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, उसका दोहन कर रहे हो आप। जितना डॉक्टर राहुल, गाय को दूध लेना है। दरअसल इसमें एक ये भी बात है, मैं आपकी बात को रोक रहा हूं बीच में, कि सरकार में लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो ये भी बात करते हैं मस्खरी में, या उनकी जो भी आप बात करें, वो ये कहते हैं कि साहब रेत खनन से फायदा ये हो रहा है कि अगर नदियों में रेत साफ नहीं की जाएगी तो सरकार को रेत साफ करनी पड़ेगी। तो ये तो फ्री में रेत साफ हो रही है और पैसा भी मिल रहा है। इस चीज जितनी हो सके आप रेत साफ कराइए, और मुफ्त में रेत साफ हो रही है, बदले में रॉयल्टी मिल रही है आपको। तो ऐसे भी सलाहकार होते हैं जो इस तरह की अटपटी बातें करते हैं। जी राहुल जी। राघवेंद्र जी, ये तालाब नहीं है कि जिसका खनन कर दोगे स्टोरेज हो जाएगा। नदियों का पानी बहता है और नदियों का पानी का जो संरक्षण है या सोख करके रेत उसको बचा के रखती है, जो गर्मियों में आपको दिखाई देता है। इन लोगों को कौन बताए? कम से कम इतिहास पढ़ लें, किताब पढ़ लें कि जल संरक्षण कैसे होता है। जल संरक्षण पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जहां जल दिखाई दे रहा है उसको बचाने की इनके पास कोई योजना नहीं है। तो सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। ये तो गलत दिशा में जा रहे हैं कि खनन कर लोगे रेत का तो गहरी हो जाएगी, उसमें नदी में कुछ बचेगा नहीं, तो आप पानी कहां से रोक पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी मैं लौटता हूं आपके पास, बन गए हैं। जी मैं लौटता हूं योगीराज जी। दरअसल ये सिलसिला जिसकी हम बात कर रहे हैं पिछले 20-25 साल में बहुत तेज हुआ है। पहले भी उत्खनन होता था, लेकिन उसकी गति इतनी नहीं थी। जैसा राठी जी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो रेत है वो कहाँ कहाँ तक जाती है, वो राजस्थान भी जा रही है, वो गुजरात भी जा रही है। सवाल है कि आप जरूर ये करिए, लेकिन अगर ये काम आपने स्थानीय इकाइयों को दे दिया, उसको हम नहीं कह रहे कि ग्राम पंचायत को दिया जाए, अगर ये स्थानीय लोगों को दे दिया जाए तो उनको रोजगार मिलेगा और जो लाभ है वो मध्य प्रदेश के लोगों की जेब में जाएगा, तो उनकी माली हालत ठीक होगी। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले महीने की हम बात करें धार की, तो वहां खनिज जांच की चौकी पर हमला हुआ और 6 कर्मचारियों को रेत माफिया ने घायल कर दिया। अगर वो नहीं बचते तो शायद मार दिए जाते। इस महीने सिंगरौली में खनिज इंस्पेक्टर पर रेत माफिया ने हमला किया। बीजेपी के झंडे लगी कार से वो हमलावर आए थे और थाने में घुसकर उन लोगों ने जान बचाई। मुरैना धौलपुर बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, बाद में लाठियां भांजकर किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई, पुलिसकर्मियों ने। तो ये जो मामला है ये धीरे धीरे बहुत संगीन होता जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश में इस पर अंकुश नहीं किया तो आपने चर्चा में डकैतों की बात हुई थी, ये डकैतों के भी डकैत पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने लोगों को रोजगार नहीं दिया तो फिर वो उसी तरह से काम करेंगे, क्योंकि या तो उनकी प्रवृत्ति अपराध की तरफ जाएगी या वो इस तरह के गैर कानूनी काम करेंगे जो सरकार पर भी हमले कर रहे हैं। आपकी राय? नहीं, देखिए ये जिन पर जिम्मेदारी है इन सबको कंट्रोल करने की, वही तो इसमें संलिप्त है। बिल्कुल, वही तो मंत्री, वही तो अधिकारी इसमें ये अवैध उत्खनन करा रहे हैं। अभी इन्हीं मंत्री जी का पहले का एक बयान बड़ा चर्चित रहा कि आपका कोई भी ट्रैक्टर, कोई भी ट्राली कोई पकड़े तो मुझे फ़ोन करना, मैं 10 मिनट में छुड़वा दूंगा। अब ये क्या है? मतलब ये आप खुलेआम उनको कह रहे हैं ना कि आप करिए आप अवैध उत्खनन और मैं छुड़वाऊंगा आपके। तो जो पकड़े जा रहा है वो पेट माफिया है और जो छुड़वा रहा है वो कौन से माफिया है? यही तो बात है ना जी,
कि आपने उस चीज को कमाई का जरिया बना लिया। और ग्रामीण अंचलों में राघवेंद्र जी, कर्मचारियों पर हमले करना, कर्मचारियों को चाटे मारना, कर्मचारियों को धमकाना, ये स्टेटस सिंबल है। अरे साहब, मैंने फलाने साहब में 2 चाटे लगा दी, मतलब बहुत, मतलब परमवीर चक्र इनको मिलना चाहिए कम से कम। आप ये देखिए, वो आदमी बेचारा अपने घर से दूर आके ड्यूटी दे रहा है और आप उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ये जो आपने सुझाव दिया है कि लोकल के लोगों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया जाए, तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है कि आप ये देखें। और साथ में उनको कहा जाए कि आपका जो घाट है जहां से आप रेत ले रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहां गंदगी नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रेत तो निकल ही रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी नदी से जो है एक कनेक्टिविटी हो जाएगी। वही उन्हीं को आप जिम्मेदारी दे दें कि भैया ये आपकी नदी, आप चाहे तो आज ही खाली कर दो, और आप चाहो तो वो सोने की जो अंडे देने वाली जो मुर्गी वाली बात आती है कि दिन में निकाल लो, या तो आप सारे अंडे। बिल्कुल। ये आप चाहते हैं कि ये जन्म जन्म तक चलती रहे, लोगों को उसका लाभ मिलता रहे, तो उस हिसाब से आप काम करें। हमारी नदी तो बचेगी तब तो रेत निकलेगी। बिल्कुल। नदी नहीं बचेगी तो रेत कहाँ से आएगी? तो राठी जी तो कह रहे थे कि कल जल दिवस भी है, और रेत का, नदी का और पानी का बहुत गहरा संबंध है। अगर रेत के माफिया को नियंत्रित कर लिया जाए तो नदियों का जीवन बढ़ जाएगा। हम नहीं कहते कि वो अनंत काल तक बहेंगी, लेकिन हो सकता है कि अभी 100 साल तक वो और बच जाए, क्योंकि ये जो रेत माफिया है ये आज नहीं तो कल फिर सर उठाएगा। उसके लिए बहुत सख्त और कठोर शासक की जरूरत है, और उसमें प्रशासन के ईमानदार होने और पुलिस के एग्रेसिव होने की जरूरत है। राठी जी, छोटी टिप्पणी। बिल्कुल, कल जल दिवस के अवसर पर मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि कुछ रेत माफिया पे भी एक निर्णायक फैसला या आदेश अधिकारियों को जरूर वो देंगे, जिससे जल का संरक्षण हो सकेगा और रेत खनन में भी कुछ कमी आ पाएगी। और जो ऐसा आपने विचार रखा, इसको लोकल लेवल पे इसका एक रोजगार का एक मॉडल बना के सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि रेत भी हमें कहाँ से निकालना है ये भी एक साइंटिफिक रूप से होता है, इसकी बाकायदा पर्यावरणीय अनुमतियां होती है, लेकिन रेत तो उसे छोड़ सभी जगह से निकलती है। हर जगह से रेत निकालना अपने आप में उस नदी के साथ खिलवाड़ है। आज हम मां नर्मदा की बात करते हैं, उसे हमने जीवित नदी का दर्जा दिया है, लेकिन उस जीवित नदी की आत्मा को रोज हम छन्नी किए जा रहे हैं, उस पर रोज बुलडोजर मतलब पोकलेन और अंदर सबमरीन चला रहे हैं, और चला के उसको जिस ढंग से कर रहे हैं, तो फिर आपका देने का औचित्य क्या निकला? तो मुझे लगता है कि इस पे एक बड़ी कमेटी बने, उसमें जनता के भी लोग हों, और अच्छा एक निर्णायक फैसला जिसमें विन विन सिचुएशन सरकार के लिए, नदी के लिए, पब्लिक के लिए और लोकल रोजगार के लिए भी साथ में उत्पन्न। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल। राघवेंद्र जी, एक जानकारी दर्शकों को भी जानकारी हो कि देखिए मध्य प्रदेश में हुआ यह है कि मध्य प्रदेश में जो चलायमान है, जो बह रही है नदियां, उनकी 17-18 की गिनती हम लोग करते हैं। लेकिन अभी जो सर्वेक्षण पिछले 1 वर्ष से जल दिवस आने वाला है, उसके पहले इसके लिए एक सर्वेक्षण कराया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में अब तक 260 नदियां चिन्हित की जा चुकी हैं, और ये संख्या अभी बंद नहीं हुई है, ये संख्या आगे बढ़ेगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 260 नदियां इस प्रदेश में बह रही थी, छोटी बड़ी मिलाकर के, इसकी संख्या आगे बढ़ रही। इन नदियों में से कितनी नदियां विलुप्त हो गई, मतलब सैकड़ों की तादाद में मध्य प्रदेश से नदियां विलुप्त हो गई। आप इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कि बेतवा है या फिर अपनी नर्मदा जी बह रही है, क्षिप्रा बह रही है, नर्मदा जी की भी धार छोटी हुई है राहुल जी की, वो कभी भी धार टूट सकती है। नदियां जी हाँ, 260 राघवेंद्र जी, कल्पना नहीं की जा सकती कि मध्य प्रदेश में 260 नदियां थी जो गांवों से, कस्बों से बह करके आके बड़ी नदियों में मिलती थी। सारा पूरा प्रशासन तंत्र और सरकार चादर ओढ़कर सो रहे हैं। जब तक कि खत्म हो गई वो जल संकट हमारे सर पर नहीं खड़ा हो जाएगा, तब तक हम ये सब लापरवाहियां बंद नहीं करेंगे। चर्चा तो बहुत महत्वपूर्ण, और इस पर लगता है कि और 1-2 दिन बाद हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि सोमवार तक हमें लगता है, मैं तीनों साथियों से कहूंगा कि सोमवार को भी ये मुद्दा गर्म हो सकता है। उसकी वजह यह कि रेत का मामला, हालांकि इसमें मैं बहुत माफी के साथ कहूंगा, इसमें बीजेपी कांग्रेस समान रूप से भागीदार है। नीचे के स्तर पर सरकार बीजेपी को या कांग्रेस की, इस पूरी रेत माफियागिरी में भाजपा कांग्रेस के छोटे बड़े नेता स्थानीय स्तर पर गठजोड़ बनाए हुए और सब लाभ कमा रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा कभी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ इक्का दुक्का जो पर्यावरणविद है या हम लोग जैसे चैनल जो इस पर चिंता जताते हैं, बाकी तो सब मिल बांट कर खा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मसले में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कोई नीतिगत फैसला लेगी, और वो फैसला रेत
बंद करने का नहीं हुआ, रेत तो निकालें, लेकिन निकालने के तरीके और उनकी मात्रा भी तय हो जाए तो बेहतर होगा। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर हॉल आपका साधुवाद, राठी जी आपका धन्यवाद और योगीराज योगेश जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।